हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग फिर से हिंदी गोदरी 2 10th क्लास का चैप्टर लेकर उपस्थित है, जो हम लोग अभी पद खंड कर रहे हैं, जिसमें चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 12 आज दोनों डिस्कस होगा इस वीडियो में। और हम सभी जैसा कि जानते हैं कि पहले हेडिंग को डिस्कस करके, फिर राइटर डिटेल्स को डिस्कस करके, और पोएम का सेंस क्या है, उसका सारांश क्या है, इस पर डिस्कस करते हैं। सेम उसी बात ही 11 और 12 चैप्टर को देखेंगे। जैसे 11 चैप्टर में, चैप्टर का नाम है लौट कर आऊँगा फिर, और इसके राइटर हैं जीवनानंद दास। और ये एक बंगाली कवि हैं, बंगाल के प्रमुख कवि हैं। अब जानना है जीवनानंद दास के बारे में, और इन्होंने अपने हेडिंग लौट कर आऊँगा फिर में क्या कहा है। तो सबसे पहले जानते हैं कि जीवनानंद दास का जो जन्म है वो 1899 ईस्वी में हुआ है। ये एक बंगाल के प्रख्यात कवि के रूप में जाने जाते हैं। इनकी 55 वर्ष की उम्र चली, और 55 वर्ष की उम्र में इन्होंने बहुत सारा चीज़ लिखा, और अपने कविताओं की तरफ या अपने संग्रह की तरफ बहुत लोगों का ध्यान आकर्षित कराया। फिर इन्होंने अपने 55 साल की उम्र से पहले, जब ये 1952 में इनको श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ पुरस्कार भी मिला हुआ था, और मात्र 55 साल की उम्र में ये इनकी मृत्यु हो गई किसी दुर्घटना से। मार्मिकता वाली दुर्घटना प्रसंगता इसमें व्यक्त की गई है। दुर्घटनाग्रस्त हुए और इनकी मृत्यु हो गई 1954 में, जब इनकी उम्र 55 साल थी। मृत्यु से 2 साल पहले इनको एक पुरस्कार मिला था, जिसका नाम श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ है। फिर हम लोग आते हैं इनके बारे में कुछ और बातें हैं कि बंगाल में लौट कर आने की ये बात करते हैं, अगले जीवन के बारे में कुछ बातें करते हैं, और मनुष्य होने का संदेश जो इन्हें है वो कहते हैं। यानी कि जीवनानंद दास जो हैं वो लौट कर आऊँगा फिर, यानी कि अपने बंगाल की मिट्टियों में, बंगाल की धरतियों में और बंगाल की हवाओं में एक तरह से अपना वो एक योगदान कह लें, या फिर ऐसा एक ये सोच रखे होते हैं कि मैं फिर से कभी मुझे नसीब होगा कि नहीं बंगाल, फिर से मैं बंगाल की ज़मीन पे पैदा लूँगा कि नहीं, फिर से मैं कभी बंगाल में लौट कर आऊँगा कि नहीं। हमारा जो मनुष्य जीवन मिला हुआ है अभी, ये अगले बार पता नहीं मनुष्य का जीवन होगा कि नहीं, और मनुष्य जीवन रूपी हम बंगाल की सेवा कर पाएंगे कि नहीं। और जो भी अभी मनुष्य हैं वो अगले बार मनुष्य ही होंगे, ये भी सत्य नहीं है। तो इन सही बातों पे इनका एक व्यंग है, और इनकी एक जैसे कविताओं में लिखा गया कि लौट के आऊँगा फिर, जिसमें कुछ लाइनें मैं सामने से पढ़ूंगा, आप समझ पाएंगे। और मैंने बताया कई बार कि लौट कर आऊँगा फिर में जितने भी शब्द हैं, शब्दावली है, उनको याद रखना है, उसके कीवर्ड याद रखना है। और जब भी क्वेश्चन में, एग्जाम में जब क्वेश्चन में पूछेगा कि यह पंक्ति या यह शब्द किससे लिया गया है, तो आपको याद आना चाहिए कि लौट कर आऊँगा फिर में कौन कौन सा शब्द था। आप वहाँ से मेंशन करेंगे कि जो जीवनानंद दास थे उनके द्वारा लिखा गया पाठ है, जिसमें लौट कर आऊँगा फिर की बात कही गई है, और उसकी ये बातें। उसके बाद हम अभी थोड़ा सा जीवनानंद दास के बारे में और डिटेल्स जान लेते हैं। ये कृतियाँ क्या हैं, इन्होंने कौन कौन से कविताओं को लिखा है। तो रविंद्रनाथ के बाद बंगाली साहित्य में इनका स्थान आता है। रविंद्रनाथ टैगोर के बाद, ठाकुर के बाद इनका स्थान आता है। इनके प्रभावशाली और मौलिक कवि जीवनदास ही हैं। कवियों के सामने बड़ी सी चुनौती के रूप में रविंद्रनाथ का स्वच्छंदवादी स्वरूप था। उसके बाद इन्होंने बहुत ही आगे बढ़ा और बंगाल के जीवन में रच बस कर उनकी जड़ों को पहचाना। अपनी काबिलियत के तौर पर इन्होंने बहुत सारा चीज़ लिखा। 55 साल की उम्र में इनकी डेथ हो गई थी। उसके पहले इन्होंने 13 उपन्यास भी प्रकाशित किए हैं, 13 नोवेल भी, और 100 से अधिक कहानियाँ, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा उपलब्धि भी है। इसमें कह सकते हैं कि काव्य संकलन में इनका रूपसी बंगला, बेला अलबेला कालबेला और मान विहंगम आलोक पृथ्वी निधन से पहले प्रकाशित हुआ था। वनलता सेन काव्य ग्रंथ की वनलता सेन शीर्ष कविता को प्रबुद्ध आलोचकों द्वारा रविदोत्तर युग के सर्वश्रेष्ठम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है। वस्तुतः यह कविता बहुआयामी भाव व्यंजना का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसी के साथ साथ 1952 में मिलने वाले श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ पुरस्कार भी इनको मिला, और समकालीन हिंदी कवि प्रयाग शुक्ल द्वारा भाषांतरित जीवनानंद दास की कविता प्रस्तुत है। यह कवि की अत्यंत लोकप्रिय और बहुप्रचारित कविता है। कविता में कवि का अपनी मातृभूमि का परिवेश और अपने जीवन का जो लगाव है मातृभूमि से होना, यानी बंगाल से होना, यह दर्शाता है। बंगाल अपने नैसर्गिक सम्मोहन के साथ चुनिंदा चित्रों में सांकेतिक रूप से कविता को विनस्यात किया गया है। इस नश्वर जीवन के बाद भी इसी बंगाल में एक बार फिर से आने की चाहत रखते हैं, और कहते हैं कि ये मनुष्य का जो जीवन मिला हुआ है ये एक न एक दिन समाप्त हो जाएगा, और जब भी हम दोबारा हमें मनुष्य के जीवन मिले ना मिले, अगर मिले तो मुझे बंगाल की धरती प्राप्त हो और मैं बंगाल के
धरती पे मैं फिर से अवतरित हूँ और यहाँ के मिट्टी में कण-कण में मिलूं, यहाँ के मातृभूमि के प्रति मैं अपना प्रेम रखूं और एक कवि प्रेम की जो मोहक स्थिति होती है या उनकी भाव भंगिमा जो होती है वो बंगाल के रूप में सामने है। बस ऐसा जानते हैं ये। और इसमें मैं 2-4 लाइनें हैं, जैसे खेत हैं जहाँ धान के बहती नदी के किनारे फिर आऊंगा लौट कर, एक दिन बंगाल में नहीं शायद होऊंगा मनुष्य तब भी, होऊंगा अबाबिल या फिर कौवा उस भोर का, फूटेगा नहीं धान की फसल पर जो कोहरे के पालने से कटहल की छाया तक भरता पोंग आऊंगा एक दिन बंगाल आऊंगा। यानी इनके कहने का मतलब कि अगर इंसान बनते हैं तो इंसान के रूप में, अगर इंसान नहीं बनते हैं तो कौवे के रूप में भी वहाँ के खेतों में धानों के आसपास चहचहाते हुए दिखना, उनके पेड़ों पर या जो जो कुहासे होते हैं, कोहरे होते हैं, उस समय सूरज की लालिमा निकल रही होती है तो उस समय छाया जो बन रही होती है, उसी समय एक कटहल का जो पेड़ है उस पे फोकस करना। तो कटहल का पेड़ या कुछ ऐसा चीज बन के आऊँ जिसमें बंगाल में रहूं और बंगाल की सब एक चीज हवा, मिट्टी और सौंदर्य प्राप्ति हो, ये इन्होंने कवि में कहा है। ठीक है, तो 11 चैप्टर में यही था, लौट कर आऊंगा का ये संदेश था जीवनानंद दास का। अब आइए हम लोग डिस्कस करते हैं 12 चैप्टर जो हमारे गद्य सेक्शन का, सॉरी पद सेक्शन का लास्ट होगा। गद्य सेक्शन हो चुका है, पद सेक्शन का जो है वो लास्ट होगा। और इसमें पार्ट 12 में मेरे बिना तुम प्रभु रेनर मारिया रिल्के द्वारा लिखा गया है। रेनर मारिया रिल्के एक क्रिश्चियनिटी को क्रिश्चियनिटी सपोर्टेड ह्यूमन थे, कवि थे कह सकते हैं। इन्होंने भी बहुत अच्छी अच्छी कविताओं को लिखा है, कहानियों को लिखा है। तो मैं चाहूँगा कि रेनर मारिया मिलके पहले उनके बारे में हम लोग ऑटोबायोग्राफी जानें, जैसा कि सभी वीडियोज में जानते हैं। इनका जन्म 4 दिसंबर 1875 को हुआ है। प्राग एक जगह ऑस्ट्रिया में, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। ये 1875 की बात है। उस समय ऑस्ट्रिया और प्राग कहा गया, अभी अब जर्मनी कह सकते हैं, यानी कि इनका जन्म स्थान है। पिता इनके जोसेफ रिल्के थे, माता का नाम सोफिया था। शिक्षा इनकी प्राग, यानी जहाँ जन्म लिए थे ऑस्ट्रिया में, ऑस्ट्रिया के प्राग में, प्राग और म्यूनिख विश्वविद्यालय से इन्होंने अपनी उच्चतर शिक्षा की ग्रहण किया। रुचि इनका कला में और साहित्य में था। कविता और गद्य दोनों तरह के रचयिता माने गए, दोनों तरह के रचना लिखे हैं। मृत्यु उनकी 29 दिसंबर 1926 को हुई है। और ये एक तरह के कवि माने जाते हैं, बट इनके आस्तिक सेंस को ज़्यादा माना जाता है। जो आस्तिक और नास्तिक दो तरह के होते हैं। आस्तिक जिनको ईश्वर में विश्वास होता है, नास्तिक जिनको भगवान में विश्वास नहीं होता है। और ईसाई प्रमुखता को मानने वाले थे ये। अब इसमें मैं इनके बारे में थोड़ा सा डिटेलिंग कर देना चाहता हूँ। रेनर मारिया मिल्के का जन्म 4 दिसंबर 1875 ईस्वी में प्राग में, ऑस्ट्रिया में, जो अब जर्मनी में है, वहाँ पे हुआ था। इनकी शिक्षा दीक्षा अनेक बाधाओं पर विचलित हुई, फिर आगे चल के इन्होंने शिक्षा अपना प्रदान किया। फिर कला और साहित्य के क्षेत्र में इनकी बहुत गहरी लगाव थी, साथ ही साथ संगीत, सिनेमा इत्यादि कलाओं में भी इनका बहुत ज़्यादा रुचि और गहरी पैठ थी। कविता के अतिरिक्त इन्होंने गद्य भी लिखा और पर्याप्त कह सकते हैं कि कविता संग्रह भी लिखा। इनका एक उपन्यास द नोटबुक ऑफ माल्टे लॉरेडिस ब्रिज और टेल्स ऑफ अलमाइटी, ये कहानी का संग्रह है जो बहुत ही अच्छा है और बहुत ही फेमस भी है। इनके प्रमुख कविता संकलन है लाइफ एंड सॉन्ग्स, फिर इन्होंने लिखा है लॉरेस सेक्रीफाइस, फिर लिखा है एडवेंट इत्यादि। ये बहुत सारे फेमस इनके वर्क हैं, किए गए हैं। इनका निधन जो हुआ है 29 दिसंबर 1926, जैसा मैंने बोर्ड पे भी मेंशन किया है। अब रिल्के के बारे में थोड़ा सा और हम लोग इनकी बायोग्राफी को जानते हैं। रिल्के का रचनात्मक अवदान बहुत बड़ा है। इन्होंने आधुनिक यूरोप के साहित्य को अपने गहरे भावबोध तथा संवेदनात्मक भाषाओं के प्रति जागरूकता से प्रभावित किया है, उतारा भी है। इनकी काव्य शैली गीतात्मक, संगीतात्मक रही हुई है और इनके भाषा बोध को कह सकते हैं कि रहस्य ने मुक्ता से देखा गया है। और इनके प्रसिद्ध हिंदी कवि धर्मवीर भारती द्वारा भाषा तंत्रित इस महान जर्मन कवि की कहानी का प्रस्तुतांक है। यह कविता विश्व कविता के भाषांतरित संकलन देशांतर से लिया गया है, यानी कि यह जो कविता है मेरे बिना तुम प्रभु, यह देशांतर से लिया गया है। रिल्के का आधुनिक विश्व कविता पर प्रभाव बताया जाता है। रिल्के मर्मी ईसाई कवियों जैसी पवित्र आस्था के आस्तिक थे। जिनकी कविता में रहस्यवाद के आधुनिक स्वर भी सुनाई देते थे। प्रस्तुत कविता में इन्होंने एक तथ्य की एक दुर्लभ साखी पेश किया है। बिना भक्त के भगवान की मार्मिकता कैसी है, बिना जल के इंसान की, और बिना इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे एक के बिना एक का रहन नहीं हो सके, इस पर इन्होंने दिया है।
इनकी भगवता भी भक्त की सतह पर ही परिवर्तित रहती है। और इन्होंने बताया है कि हम निर्भर किस पे हैं, हम अपने भगवान पे, वो निर्भर है अपने भक्त पे। इन चीज़ों को इन्होंने बताया है। और व्यक्ति जो है उसका सत्य जो होता है, उसका विराट एक दूसरे पे निर्भर होता है। प्रेम के धरातल पर अत्यंत पावनता पूर्वक यह कविता इस सत्य को अभिव्यक्त करती हुई दिखाई देती है, जो रेनर मारिया रिल्के ने लिखा है। अब मैं इसमें दो तीन लाइनें बताता हूँ जो आपको समझ सकेंगे आप कि ये किस तरह से आस्तिक है, भगवान से बहुत ज़्यादा लगाव है इनको। और इन्होंने बताया है कि भक्त जो है भगवान के बिना नहीं है और भगवान जो है भक्त के बिना नहीं है। ठीक उसी तरह जिस तरह दारू शराब पानी के बिना नहीं है और पानी उसके बिना नहीं, मतलब दोनों एक दूसरे के पूरक हों, ऐसा इन्होंने बताया है। और इन्होंने कहा है कि जब मेरा अस्तित्व न रहेगा प्रभु तब तुम क्या करोगे, जब मैं तुम्हारा जलपात्र टूटकर बिखर जाऊंगा, जब मैं तुम्हारी मदिरा सूख जाऊंगा या सदा स्वादहीन हो जाऊंगा तो क्या करोगे। मैं तुम्हारा वेश हूँ, तुम्हारी वृत्ति हूँ, मुझे खोकर तुम अपना अर्थ खो बैठोगे, इसलिए मेरे बिना तुम नहीं, तुम्हारे बिना हम नहीं। इन्होंने ये भी कहा है कि मेरे बिना तुम गृहहीन निर्वासित होगे, स्वागत विहीन मैं तुम्हारी पादुका हूँ, मेरे बिना तुम। पादुका जो पाँव में पहना जाता है उसको बोलते हैं। तो ये कह रहे हैं कि आपके पाँव का अगर मैं पादुका हूँ तो आपका मैं पूरक हूँ, आप मेरे बिना नहीं है, आपके बिना मैं नहीं हूँ। चरणों में छाले पड़ जाएंगे, भटकेंगे लहूलुहान। कह रहे हैं कि अगर मैं पादुका नहीं रहा पैर में, जब हम भटकेंगे तो चरणों में पाँवों के नीचे छाले पड़ जाएंगे जो फूटेंगे और खून उसमें से निकलेंगे जो लहूलुहान हो जाएंगे। इस तरह से पाँवों का जो पादुका होना है वो जरूरी है, यानी कि भक्त जो होना है उसको भगवान के प्रति समर्पित होना जरूरी है। और भगवान भक्त के प्रति तो समर्पित होते ही हैं। कह रहे हैं प्रभु प्रभु मुझे आशंका होती है मेरे बिना तुम क्या करोगे। इन्होंने एक अंत में क्वेश्चन मार्क भी लगाया कि जो प्रभु हैं, जो ईश्वर हैं, जो भगवान हैं, उनको भक्तों से बहुत ही लगाव होता है और भक्त जो होते हैं वो अपने भगवान के लिए एकदम पागल से होते हैं। तो इसमें ये एक सवाल कहते हैं कि अगर हम न रहें, हम भक्त जब न रहें तो क्या होगा भगवान, आप हमारे बिना क्या करेंगे। इसलिए भक्त का होना जरूरी है और भगवान का भी होना जरूरी है। और इन्होंने अपने प्रासंगिक उल्लेखों में या अपने पंक्तियों में इस तरह से बताया है कि अगर मैं नहीं हूं तो मेरे प्रभु नहीं है और मेरे प्रभु नहीं है तो मैं नहीं हूं। इस तरह का उल्लेख है, व्याख्यान है। आप इस कहानी को पढ़ेंगे, कविता को पढ़ेंगे और कविता को देखेंगे, आप समझ पाएंगे कि रेनर मारिया रिल्के ने कितनी अच्छी प्रस्तुति दी है कविता की। तो अगर रेनर मारिया मिलके और मेरे बिना तुम प्रभु से कोई भी शब्द आता है, उच्चारण आता है, कोई भी लाइन आता है, आप बेहतर तरीके से समझेंगे और लिखेंगे। और किसी भी समरी को लिखने से पहले पहले मैंने बताया कि राइटर जो भी है, लेखक, कवि, उनके बारे में डिटेल्स, और ये डिटेल्स लिखने के बाद उनके पाठ में जो भी कहा गया है अकॉर्डिंग टू हेडिंग समझ ले तो, या कहानी का पूरा सारांश आपको पता हो तो, या फिर मेरे वीडियोस के माध्यम से अगर आप देखते हैं उसको समझते हैं तो आप वैसे करके लिखेंगे। तो ये रहा 12 चैप्टर और या ये रहा 11 चैप्टर। अभी मैं वीडियो से एक दो मिनट के लिए बाहर जाता हूँ, आप सभी को जूम कर दूंगा, सामने से आप देख सकेंगे अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव कह सकें, या स्क्रीनशॉट लेना चाहें, जूम करके देखना चाहें उसको कर लेंगे। और मैं फिर आके वीडियो को क्लोज करूंगा। और फिर आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि जिस तरह से गद को आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, उसी तरह पद को भी देखें। इस तरह से गद और पद हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं, सभी वीडियोज उसके। और यही आप सभी 10th वाले बच्चे का बुक है गोधली भाग 2, जहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये कक्षा 10वीं के लिए जो आपका हिंदी का बुक है 100 मार्क्स का ये है। और इस गोधली में आपको पढ़ना था, अनुक्रमणी में आप देख सकते हैं गद खंड और पद खंड, जहाँ पे गद हमारा कहानी का हिस्सा होता है और इस कहानी के हिस्से में 12 कहानी था, और हमारा काव्य खंड ये भी 12 था जहाँ पे कविताओं का संग्रह था। तो 12 कहानी 12 कविता, यानी 24 जो हमारा कविता और कहानी मिला के हुआ। इन सबका राइटर डिटेल्स आप याद रखेंगे सभी का, और सबका चैप्टर नाम। अगर आप राइटर चैप्टर का नाम याद रखते हैं तो आप 8 नंबर या 10 नंबर पा सकते हैं 10th क्लास में। बाकी के बची हुई चीज़ों में जो समरी है, ग्रामेटिकल टर्म्स है, वो हमारे यूट्यूब चैनल पे आप वहाँ पे विजिट करें, सब कुछ मिल जाएगा। अगर उनमें भी आप कोई किसी चीज़ का कमी चाहते हैं, कमी पाते हैं, तो आप वहाँ पे कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में लिखें, ताकि मैं उसके अकॉर्डिंग वीडियो बना दूँ। और हिंदी में कहीं से भी आपकी कोई कंसेप्ट न छूटे और पॉइंट्स न छूटे। इसलिए आप सभी वीडियोज़ को देखें, वीडियोज़ को बहुत सारा लाइक एंड सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक पहुँचाएं। अभी वीडियोज़ को थोड़ा जूम करूँगा, आप सभी देखेंगे।
आप सभी देख पा रहे होंगे, जैसे पाठ 11 जो है, अभी आप पाठ 11 पे देख सकेंगे कि गोदली भाग 2 है 10th क्लास का पाठ 11, लौट कर आऊँगा फिर, जो जीवनानंद दास का है, बंगला कवि हैं। जन्म देख लें, मृत्यु देख लें, इनकी जो मिलने वाले पुरस्कार है वो देख लें, और इन्होंने कविता में क्या मेंशन किया है, इस सभी चीज़ को याद रखेंगे। ठीक है, अब आप आते हैं 12 चैप्टर पर। 12 चैप्टर में देखेंगे मेरे बिना तुम प्रभु, रेनर मारिया रिल्के का लिखा गया है। जन्म 4 दिसंबर 1875 ऑस्ट्रिया में, जो अब जर्मनी में है। इनके पिता माता, शिक्षा, रुचि और इनकी मृत्यु, और इन्होंने लिखा है जो। अब मैं थोड़ा सा एक फ्रेम में इसको ऐड कर रहा हूँ, आप इसको देख लेंगे, और वीडियोस को देखने के बाद आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।